नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है आपकी तैयारी? उम्मीद करता हूँ अच्छी चल रही होगी। रीट के लिए हम ये मनोविज्ञान आपके लिए रिवीजन करवा रहे हैं, कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक। तो इसमें अब ये अंतिम चरण की ओर है, एक दो वीडियो इसके और बनने वाले हैं। तो इसमें देखिए दोस्तों, मानव विकास का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो मनोविश्लेषण नाम आते ही आपके दिमाग में सीधा नाम आ जाना चाहिए, फ्रायड। मनोविश्लेषण, ठीक है, एनालिसिस। तो फ्रायड जो है उसने मन का विश्लेषण किया था, माइंड का। फ्रायड ने ये बताया था, आपको पता ही होगा, कि अपना जो मस्तिष्क है वो बहुत अथाह है और अथाह समुद्र की तरह है। तो अपना मस्तिष्क को उसने 3 भागों में बांटा था। जैसे मान लीजिए ये जो पार्ट है सबसे बड़ा, वो पार्ट है अचेतन, यानी वो शांत समुद्र की तरह है। और हम जो कुछ भी विचार आते हैं वो डिलीट हो जाते हैं, उनको हम दबा देते हैं या भूल जाते हैं, भुला देते हैं, वो सब सारा का सारा इसमें इकट्ठा होता जाता है। और ये अथाह जो है भंडार है, इसकी कोई सीमा नहीं है, मतलब अनाप शनाप। और ये जो है इसका ऊपर वाला जो हिस्सा है 10%, वो है अपना चेतन। यानी हम जो चेतन अवस्था में बहुत ही 10% हिस्से का ही काम में लेते हैं, जिसमें हम सारी गतिविधियां करते हैं। एक इनके बीच की कड़ी होती है, वो होती है अर्ध चेतन या अवचेतन। ठीक है, थोड़ा आप समझिए पर हम इसको पढ़ेंगे, आपको याद दिला दें वो क्या है, बीच की प्रोसेस है। जैसे मान लीजिए कल क्या क्या हुआ, अब उसको हम सोचेंगे, याद करेंगे ना, निकाल के लाएंगे इसमें से, तब वो यहाँ पे आता जाएगा। वो एक तरह से रेम की तरह है। तो अब कल वाली घटना को, जैसे कल आप सुबह कितने बजे उठे थे, नाश्ता क्या किया था, कहाँ गए थे, दिन में कहाँ गए, उसको याद करना है। तो आप उसमें से निकाल के लाएंगे। और ज़्यादा टाइम हो जाता है तो फिर क्या होता है कि वो फिर अपन उसको भूलते जाते हैं। तो ये जो 10% है और 90% है अचेतन, 10% है चेतन। और जो सब कॉन्शियस है अध बीच वाला अर्धचेतन, वो जो है इसके बीच की एक परत है, लेयर है, इधर से उधर से इधर आने वाली। तो जैसे पानी में आप लोगों ने, अब गर्मियाँ आ रही है, आप गिलास में जूस वूस बनाते हैं तो आइस की जो क्यूब डालते हैं ना, टुकड़ा डालते हैं उसमें, तो वो 90% डूब जाता है, 10% तैरा हुआ रहता है। वो स्थिति है अपने मस्तिष्क की, याददाश्त की। तो अब जो अचेतन के अंदर क्या क्या छुपा हुआ है उसको बाहर निकालेंगे, तभी हम जो है मनुष्य का विश्लेषण कर पाएंगे। तो फ्रायड जो कहता है कि ये जो है ना 90%, इसके अंदर जो छुपा हुआ है उसी के अनुसार व्यक्ति कार्य करता है। और इसमें चीज़ें बचपन से ही चलती रहती है। तो बचपन से ही हमारे कुछ इच्छाएं थी जो दमित हो गई, तो हमें अगर आगे मौका मिलता है तो हम उनको पूरा करने का प्रयास करते हैं। तो मनोविश्लेषण सिगमंड फ्रायड का है। और एरिक्सन, इसने मनोसामाजिक दिया है, ये हम थोड़ा सा पढ़ चुके हैं और हाईलाइट कर रखा है, क्योंकि अब देखो फटाफट रिवीजन का टाइम है, समय कम है, इसलिए आप केवल हाईलाइट को ही देखो। ठीक है। तो बालक के प्रारंभिक अनुभवों के बाद के विकास के महत्व पर बल देता है। अचेतन को ये अभिप्रेरणा का महत्वपूर्ण मानता है, यानी अचेतन में जो दबे हुए विचार है ना, वो हमें काम करवाते हैं। दूसरा सिद्धांत है व्यवहारवादी, जो बालक के विकास में उद्दीपन अनुक्रिया की साहचर्याओं को दर्शाता है। तो ये हमने पढ़ लिया था कि एक तो मनोविश्लेषणवादी व्यवहार है, एक व्यवहारवादी है, और एक संज्ञानात्मक जो कि प्याजे वाला है। व्यवहारवादी है वो शास्त्रीय अनुबंधन इत्यादि है। तो मनोविश्लेषण सिद्धांत की बात करते हैं। तो मनोविश्लेषण में मुख्य नाम है फ्रायड का और मनोसामाजिक में है एरिक्सन का। तो सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषण दिया, एरिक्सन ने मनोसामाजिक दिया। फ्रायड का मनोविश्लेषण सिद्धांत, तो ये भी हम देख चुके हैं कि फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास पर बल दिया और उसने मानसिक स्तरों की बात की, प्रवृत्तियों की बात की, रक्षा युक्तियों की बात की, व्यक्तित्व घटक की बात की और मनोलैंगिक विकास की अवस्थाओं की उसने बात की। ठीक है। अब है मानसिक स्तर। तो फ्रायड के अनुसार मन जो है उसमें चेतन, पूर्व चेतन या प्राक चेतन और अचेतन, 3 स्तर होते हैं। तो अचेतन, चेतन और अर्धचेतन या अवचेतन या पूर्व चेतन, ये एक नया नाम इसमें आपको और मिल गया होगा। ठीक है। तो चेतन स्तर वो है जिसमें हम सारी संवेदनाएं, प्रत्यक्षीकरण, यादें, भावनाएं, कल्पनाएं, हम वर्तमान में जागरूक है, वो चेतन है। चेतनता की मनोविश्लेषण में बहुत कम भूमिका होती है। यानी चेतन अवस्था में क्या होता है, व्यक्ति जागरूक होता है तो वह सारी बातें नहीं बताएगा। ठीक है, उसकी हम छुपी हुई बातें नहीं ज्ञात कर सकते। अब जैसे कई बार होता है ना कि व्यक्ति शराब पीने के बाद में वो अर्धचेतन अवस्था में चला जाता है, ज़्यादा शराब पी, फिर वो क्या करते हैं, अंदर दबी हुई बातें भी कई बार कहने लगता है। जैसे आपने कई बार सुना होगा, फिल्मों में देखा होगा। तो पूर्व चेतन चेतनता और अचेतन को जोड़ती है।
यानी जो बीच वाली परत है ना वो। अब ये स्थिति है पूर्व चेतन या अवचेतन या अर्धचेतन, उसको हम चाहते हैं तो उसको याद पर ला सकते हैं। तो कल क्या किया, तो वो निकाल के लाते हैं, तो अवचेतन से चेतन में लाते हैं। तो बीच की जो प्रोसेस है वो है पूर्व चेतन। मन का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण स्तर है अचेतन, जो कितना है 90%। ठीक है, तो ये वो हिमखंड यानी कि बर्फ़ के टुकड़े से तुलना की है इसने चेतन और अचेतन से। जैसे ये गिलास है, ये पानी है, ये बर्फ़ का टुकड़ा डूबा हुआ है, 90% डूबा हुआ है, ऊपर वाला जो लेयर है वो केवल उसका तैरता है, दिखाई देता है। तो ये अब मनोवृत्तियाँ, इंस्टिक्ट्स, यानी ये ही हमें काम करवाती है। फ्राइड कह रहा है कि जो मनोवृत्तियाँ हैं वो ही हमसे काम करवाती है। तो ये आंतरिक कायिक उत्तेजनाएं होती है। कायिक मतलब काया, शरीर। तो इसलिए प्रत्येक मनोवृत्ति की अपनी मानस ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है। जीवन मनोवृत्ति, एक तो जीवन परक और एक मृत्यु परक, इसको हम पॉजिटिव और नेगेटिव भी कह सकते हैं। तो फ्राइड ने जीवन मनोवृत्ति की ऊर्जा को लिबिडो नाम दिया है। लिबिडो, ये नाम याद रखना। लिबिडो क्या है? लिबिडो एक काम प्रवृत्ति का नाम भी है। लिबिडो एक सकारात्मक ऊर्जा का नाम है, जोश देने वाली, पॉजिटिविटी देने वाली ऊर्जा को नाम फ्राइड ने लिबिडो दिया है। तो याद रखना, लिबिडो किसकी अवधारणा है? फ्राइड की। यह जीवन ऊर्जा लैंगिकीय संतुष्टि से तुष्ट होती है, जबकि मृत्यु मनोवृत्ति यानी जो नेगेटिव वाली मनोवृत्ति है वह आक्रामकता से, निर्दयता से, हत्या या आत्महत्या जैसी क्रियाओं को दर्शाती है। तो दोनों मनोवृत्तियाँ समान रूप से महत्वपूर्ण है। तो लोगों में दोनों प्रकार की मनोवृत्तियाँ पाई जाती है, मगर ज़्यादातर जो है उसमें लिबिडो जो है वो हावी होती है और नेगेटिव मनोवृत्ति जो है वो कभी कभार हावी हो जाती है। रक्षा युक्तियाँ, रक्षा युक्तियों की बात करें यानी उपाय, डिफेंस मैकेनिज्म। मनुष्य बहुत बार हम देखते हैं कि सारी इच्छाएं कभी किसी की पूरी नहीं होती, किसी की थोड़ी हो जाती है, किसी की ज़्यादा हो जाती है, किसी की रह जाती है। तो व्यक्ति के तनाव, भगनासा, संघर्ष, टेंशन, नेगेटिविटी सभी के जीवन में आती है। असफलता, कोई ऐसा नहीं है इंसान जिसके कभी देखी नहीं हो असफलता, और ये जीवन में अनिवार्य भी है, आती भी है। तो अब हम उनको असफलता से बचने के लिए, अपने आप को सेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसका उपाय निकालते हैं। तो ये जब कोई भग्न आशा यानी कोई विचार, कोई आशा टूट जाए, तो भग्नाशा का कारण है कि समस्या का कोई वास्तविक समाधान नहीं रहा। तो ये रक्षा युक्तियाँ व्यक्ति में आत्मसंप्रति की उस खतरे से रक्षा करती है। तो हम उस निराशा से बाहर निकलने के लिए कुछ उपाय अपनाते हैं, रक्षा युक्तियाँ अपनाते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत बार होता है, हमने एग्ज़ाम दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर हम क्या सोचते हैं, कोई बात नहीं, क्या है, तो बहुत सारे लोग हैं जो नौकरी नहीं करते, वो भी बढ़िया कमा के खा रहे हैं, ऐसा सोचते हैं ना। ठीक है, उसके अलावा हम सोचते हैं कि नौकरी सब कुछ थोड़ी है। ऐसे ही मान लीजिए कोई दूसरा काम है, किसी व्यक्ति का कोई काम दूसरा है, मान लो उसको पासपोर्ट बना के और विदेश जाना था, काम नहीं हुआ, फिर वो क्या सोचेगा, ठीक है यार अभी विदेश जाते, कहाँ दूर काले कोसों में पड़े रहते, ऐसे बोलते हैं ना, और परिवार से दूर हो जाते, अच्छा हुआ नहीं गए, बढ़िया हुआ नहीं गए। हम अपने आप को समायोजित करने का प्रयास करते हैं और ये ज़रूरी भी है। ये अगर नहीं होगा तो व्यक्ति जी नहीं पाएगा। तो इसलिए जो ये नहीं कर पाता फिर वो नकारात्मक ऊर्जा की ओर चला जाता है। तो इसलिए ये रक्षा युक्तियाँ हम समय समय पर अपनाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी छात्र के नंबर कम आए तो वो क्या कहेगा, कॉपी ढंग से नहीं जांच योग्य हो सकता है। ठीक है, तो वो कोई ना कोई इस तरह से कह के और अपने आप को सेटल करता है। तो अब रक्षा युक्तियाँ क्या क्या है, हालांकि ये समायोजन के टॉपिक में आपने अलग से भी पढ़ा होगा और इनको मैंने भी विस्तार में नोट्स से मैं इनको दे रखा है, और वो नोट्स मैंने आपको अवेलेबल करवा रखे हैं यस गुरु ऐप के ऊपर। आप लोगों ने डाउनलोड किया होगा। आप में से जिसने ये मेरे वाले नोट्स देखे हैं, अच्छे लगे हैं, तो कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, और उसके अलावा अब मेरा प्रयास रहेगा पहले बार यू करा दे, फिर आगे अपन उस नोट्स को भी रिवीजन करेंगे। तर्क संगतिकरण ये एक युक्ति है, यानी किसी चीज़ को तर्क संगत ठहराना। जैसे मान लीजिए अविवेकपूर्ण व्यवहार के लिए तर्कपूर्वक कारण बताया जाए। जैसे कोई अपराधी का अपने व्यवहार का कारण, मान लीजिए अपराधी है, अपराध हो गया, फिर वो कहेगा नहीं ये तो बुरी संगति की वजह से। अब जैसे मान लीजिए कोई नशा करता है, किसी को खैनी गुटखा खाने की आदत है, वो कहेगा कि साथ में उस वजह से आदत पड़ गई। ठीक है, किसी कोर्स में प्रवेश नहीं मिला तो उसे व्यवसाय के लिए अच्छा नहीं बताया। मान लीजिए किसी व्यक्ति का किसी भर्ती में सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है, फिर वो कहेगा नहीं उस नौकरी में तो कोई खास जो है फ़ायदा नहीं है। मारवाड़ी बोलते हैं ना कि कोई आने जाने को नहीं, कहीं सार है ना, इना तो आ बढ़िया है।
तो वो व्यक्ति क्या करता है, अपने आप को सेटल करता है, तर्क के साथ सिद्ध करता है कि नहीं उसमें देखो ये भ्रष्टाचार है, उसमें टेंशन है, उसमें तनाव है, छुट्टी भी नहीं मिलती, तो उसकी वजह ये बढ़िया है। ये कब होता है, जब उसकी इच्छा थी उसको मिली नहीं, फिर वो सेटल करता है, तो वो तर्क संगतिकरण स्थापित करता है। दमन, दमन का मतलब है सीधा भुला देना, दबा देना। जैसे हम कई बार दुखद घटनाओं को भुलाने का प्रयास करते हैं, तो हम अवांछनीय या अस्वीकार्य विचार है, भाव है, यादें हैं, दुखद यादें हैं, उनको हम अचेतन में निकाल देते हैं, उनको डिलीट कर देते हैं कि छोड़ो, डिलीट, रिसाइकल बिन में डाल देते हैं, तो उसे दमन हम कहते हैं। अब यहाँ ये लिखा है लाइन, तो इससे मेरे तो ये समझ में नहीं आया किताब वालों ने क्यों लिखा। प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन जो है इसमें संवेगिक प्रतिक्रियाओं को एक व्यक्ति या परिस्थिति में दूसरे स्थान पर प्रतिस्थापित कर देता है। प्रतिस्थापन यानी जैसे मान लीजिए ये पेन है, ये यहाँ रखा हुआ था, इसको उठा के वहाँ रख दिया, ठीक है, और इसकी जगह दूसरा रख दिया मान लो, तो प्रतिस्थापन हो गया एक तरह से, डिस्प्लेसमेंट, एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो इसमें क्या होता है कि आपके अंदर गुस्सा है तो आपने वो गुस्सा कहीं और पे निकाल दिया। माता से दंड मिलने पर बालक ने क्रोध अपने खिलौनों पर या छोटे भाई बहन पर निकाल दिया। ये तो आप अक्सर अपन देखते हैं, लगभग होता ही रहता है। जिस पर जोर नहीं चलता ना, वहाँ पर तो हम निकाल नहीं पाते, और फिर हम जो है जहाँ जोर अपना चल जाता है वहाँ पे निकाल देते हैं। हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए, गलत है ये। प्रक्षेपण करना नहीं चाहिए का मतलब जैसे छोटे भाई बहन या इत्यादि पर न निकाल के कहीं कोई बॉक्सिंग पंचिंग रखो, उस पर जाके मुँह के मार दो। प्रक्षेपण, प्रक्षेपण का मतलब होता है थोपना या फेंकना। जैसे मिसाइल वगैरह का प्रक्षेपण किया जाता है ना, तो प्रोजेक्शन, प्रोजेक्टर भी होता है, उसमें किरणें फेंकी जाती है और वो फिर वो प्रोजेक्टर आपने देखा होगा दृश्य श्रव्य सामग्री में। तो बाहरी वातावरण या संसार पर प्रक्षेपित कर देना किसी गलती को। तो जैसे मान लो मैं उससे घृणा करता हूँ के बजाय वह मुझसे घृणा करती है, मतलब किसी अगले पर डाल दिया, तो वो हो गया प्रक्षेपण। किसी दूसरे पर दोष डाल देना कि उस वजह से नहीं हो पाया, कि मैं तो जा रहा था, यानी आप लेट आए, तो लेट क्यों है कि मैं तो उस टाइम पे आ गया मगर बस टाइम पर नहीं आई, ट्रैफिक ज़्यादा था, झूठ बोल गए आप, या आपने मान लीजिए कैसे भी कोई बहाना बनाया, तो वो हो गया प्रक्षेपण, दूसरे पर दोष डाल देना। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर भी तो दूसरे पर दोष डाला जा रहा था तर्क संगतिकरण में भी, परंतु वहाँ पे आप तर्क के द्वारा सिद्ध करते हैं और यहाँ पे आप सीधा सीधा दोष डाल देते हैं कि नहीं गलती आपकी नहीं है, गलती उस वजह से हुई, घर का माहौल अच्छा नहीं था इसलिए नंबर नहीं आया, ठीक है। अंतर्वेशन, इंट्रोजेक्शन, ये क्या है, माता पिता के मूल्यों को बालक द्वारा स्वयं के मूल्यों के रूप में अंतर्वेशित करना। तो एक तरह से अंदर प्रवेश कर लेना, व्यक्ति के व्यवहार को स्वयं के व्यवहार की तरह अपनाना। जैसे मान लीजिए हम जो फेमस जो लोग होते हैं, आइडियल लोग होते हैं, फिल्म स्टार होते हैं, तो युवा अक्सर उनकी कॉपी करते हैं कि जैसे मान लीजिए शाहरुख खान ये करता है तो हम भी ये करेंगे, ठीक है, अक्षय कुमार ऐसे करता है तो हम भी ऐसे, तो वो एक तरह से मतलब उनको अपन मूल्यों को अपनाते हैं, तो वो अंतर्वेशन हो गया। या जैसे यहाँ कई बार क्या काम आता है, मान लीजिए किसी व्यक्ति के ऊपर कर्ज है, तो वो क्या कहेगा, अमिताभ बच्चन के ऊपर तो करोड़ों का कर्ज था, ठीक है, तो ऐसे करके वो उससे तुलना कर लेता है और अपने आप को सेटल कर लेता है कि कोई बात नहीं, अमिताभ के जैसे उतरा हमारे भी उतर जाएगा ऐसे। प्रतिक्रिया निर्माण, प्रतिक्रिया निर्माण का मतलब हो गया कि प्रतिक्रिया, क्रिया होती है उसकी प्रतिक्रिया। जैसे आपने दीवार के जोर से मुक्का मारा तो आपकी भी प्रतिक्रिया हुई, आपके भी चोट आई, तो अपनी भावना या व्यवहार के बिल्कुल विपरीत प्रतिक्रिया करके, जैसे घृणा के स्थान पर प्रेम, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपकी मजाक उड़ाई, ठीक है, आप गए, आपका सम्मान अच्छा नहीं किया, आप किसी के घर गए, आपको बुरा लगा, परंतु जब वो आपके घर आया तो आपने उसकी खूब आवभगत की और उसको दिखाया कि देखो ये होता है मेहमान का सम्मान, उसको अच्छा खिलाया पिलाया, रेस्पेक्ट किया, बिठाया, तो वो क्या हुआ, प्रतिक्रिया, रिएक्शन एक तरह से। तो बिल्कुल विपरीत, अब वैसे के वैसे आप करते तो वो फिर उसमें वो बात नहीं थी, ठीक है। तो ये कुछ जो फ्राइड के अनुसार ये कुछ समायोजन की युक्तियाँ हैं। मनोलैंगिक विकास, अब यहाँ पर जो है फ्राइड बताता है कि बालक का जो विकास होता है वो मनोलैंगिक विकास, यानी उसने सारे विकास को लिबिडो या लैंगिकता के आधार पर है प्रकट किया है, ठीक है। तो ऊर्जा का नाम मानस ऊर्जा, मानस ऊर्जा नाम याद रखना, मानस ऊर्जा, इसका नाम उसने लिबिडो दिया है। तो लिबिडो का तुष्टिकरण जो है उसी के ऊपर निर्भर होता है सारा विकास। और बालक के अंदर जो लिबिडो या जो शक्ति है ऊर्जा की, वो उसमें अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग रहती है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है,
थोड़ा सा ये इसका जो लैंग्वेज है तो उसको आप सेल्फ पढ़ ले में वीडियो को रोक कर, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये आ सकता है कि बालक का विकास होता है। तो बाकी जैसे प्याजे वगैरह वो संज्ञानात्मक विकास बताते हैं, तो उसमें अलग अलग अवस्थाएं बताते हैं। कोलसनी की अलग है, उसकी और है 0 से 2 साल, 2 से 5 साल। फिर वो प्याजे वाली इंद्रिय अवस्था, पूर्व संक्रिया अवस्था, मूर्त क्रिया अवस्था, ठीक है, औपचारिक क्रिया अवस्था। वैसे अब ये फ्राइड क्या कर रहा है, ये टोटल चीज़ जो है उसकी एक तरह से काम शक्ति से जोड़कर उसको देख रहा है कि उसकी कहाँ कहाँ उसको संतुष्टि होती है। लिबिडो की जहाँ तुष्टिकरण हो रहा है वहीं पे मनुष्य का समायोजन हो रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, एक तो कितनी अवस्थाएं बताई है, तो 5 अवस्थाएं बताई है। एक केवल संख्या ही आप याद रख लेना। पहली बात, फ्राइड ने मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई है, 5। आजकल एक गाना भी चल रहा है ना, मेरी सास के 5 पुत्र थे, तो याद रख लेना 5 अवस्थाएं। अब है मुख्य अवस्था, मुख्य मतलब मुख, ओरल। ये जन्म से 18 माह है, ये अब समय भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे विस्तार याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें बालक की जो गतिविधियां होती है वो मुख के द्वारा ही होती है, और मुख के द्वारा उसकी जो इच्छा है, उसकी जो तुष्टिकरण होता है मुख के द्वारा ही होता है, उसकी लिबिडो का, जिसमें वह मुख के द्वारा ही खुशी प्राप्त करता है। हर चीज़ छोटा बच्चा मुंह में डालने की कोशिश करता है, चाहे उसको खिलौना दे दो, चाहे कोई, अब बच्चा है भोला है, नुकीली चीज़ हो, चाहे कचरा हो, कूड़ा हो, कुछ भी हो, खाने की हो नहीं हो, वो मुख में डालता है। तो हम सामान्यतः नॉर्मली मानते हैं कि इसके दांत आ रहे हैं तो वो खाज कर रहा है, ऐसे अपन सोचते हैं ना, खुजली कर रहा है। मगर फ्राइड इसको अलग नज़रिए से देखता है। वो उसकी ये जो भी गतिविधियाँ हैं, निगलना, काटना इत्यादि, उनसे वो मानता है कि उसकी जीवन ऊर्जा को संतुष्ट करता है। उसकी जो लिबिडो है, और लिबिडो जो उसकी जो कामुक शक्ति है, उसके मुख वाला केंद्र उसने बना रखा है, तो हर चीज़ को वो मुख के माध्यम से संतुष्ट करता है, ठीक है। अब इसमें उसने अलग अलग विश्लेषण भी दिया है कि जो बालक ज़्यादा काटने वाला होता है तो वह आगे जाकर विध्वंसकारी हो सकता है। अलग अलग इसने ऐसे विश्लेषण भी दिए हैं, हालांकि उसने सभी विद्वान सहमत हो ये ज़रूरी नहीं। दूसरी अवस्था है एनल अवस्था जो है, इसमें क्या होगा, ये अवस्था आप याद रखें 18 महीने से 3 वर्ष तक की अवस्था है, और उसमें उसकी जो जीवन ऊर्जा है वो उसके एनल में स्थानांतरित हो जाती है। इसमें वह त्यागने की प्रक्रिया जो है उसके द्वारा उसको आनंद की, खुशी की अनुभूति होती है। अब इसमें सामान्यतः मलमूत्र का त्याग है इत्यादि है, तो उसमें उसको जो है तुष्टि मिलती है उसकी लिबिडो की। तो ये मानना है फ्राइड का। तीसरी अवस्था फ्राइड ने मानी है उत्तर लैंगिक अवस्था, यानी आगे की अवस्था, उत्तर यानी बाद की। इसमें उसने 3 से 5, तो ये समय आपको याद रखना है, 0 से 18 माह है, और फिर 18 माह से 3 वर्ष, और तीसरी अवस्था है 3 से 5। तो तीसरी 3, फिर एक मुहावरा भी ना, 3-5 करना ज़्यादा, तो फ्राइड 3-5 कर रहा है। तो 3-5 का मतलब कि 3 साल से 5 साल, और कुल 5 अवस्थाएं उसने बताई है। इसमें क्या होता है, बालक का तुष्टिकरण जननांगों पर केंद्रित हो जाता है, और उद्दीप्तीकरण और तनाव पैदा करके और तनाव मुक्त होने का केंद्र बन जाता है। और इसमें क्या होता है, बालक और बालिका के अंदर 2 प्रकार की ग्रंथियां जो है वो ये मानता है कि बालिकाओं के अंदर, ये यहाँ से आप याद रखना, बालक के अंदर ओडिपस और बालिका के अंदर इलेक्ट्रा, ठीक है। तो बालिका, इसकी ट्रिक देखो, बालिका, इसमें बालिका में ई की मात्रा है ना, तो ई तो बराबर ई से इलेक्ट्रा, तो ये आप नाम याद रख लेना, इलेक्ट्रा, और बालकों में ओडिपस ये ग्रंथि होती है। इस वजह से जो है बालक सामान्यतः अपनी माता के प्रति, और बालिका जो है अपने पिता के प्रति, उनका जो व्यवहार है, या जैसे प्रेम है, या जैसे जो भी संवेदना है, नज़दीकी है, वो ज़्यादा रहती है। तो ये इसके पीछे वजह फ्राइड क्या मानता है, ओडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि। और विद्वेषता का प्रदर्शन है जो स्वामित्व भाव का विरोध करती है, स्वामित्व भी जताता है। अब है सुप्त अवस्था, 5 वर्ष से लेके और लगभग ये 15-16 वर्ष अपन मान सकते हैं किशोरावस्था तक, ये इसमें सुप्त अवस्था, लिबिडो जो है वो सुप्त रहता है, और शरीर के किसी भी भाग में एक्साइटमेंट नहीं होती। और अब इस काल में जीवन ऊर्जा अलैंगिक क्रियाओं यानी गैर लैंगिक क्रियाओं, जैसे खेल है, साथियों के साथ में मिलना है, विद्यालय क्रिया हैं, संज्ञानात्मक कौशल है, पढ़ना लिखना है, सांस्कृतिक मूल्य है,
उन सब को ग्रहण करता है बालक। तो वहाँ पर जो है एक तरह से सुप्त अवस्था है। तो ये कौन सी है? 5 वर्ष से लेकर किशोर अवस्था की शुरुआत तक। 5वां है जननांगीय अवस्था, अंतिम अवस्था। ये किशोर अवस्था से शुरू होकर जीवन भर चलती है और इसमें पूरे बल के साथ में जो लैंगिक ऊर्जा है यानी लिबिडो है वो प्रकट होती है और शारीरिक और कायिक परिवर्तनों के फलस्वरूप इसमें होता है, जिसमें मुख्यतः है विपरीत लिंगी आकर्षण इसमें पाया जाता है। और इस काल का जो व्यक्ति का प्रेम है वो अधिक परोपकारी, परोपकारी का मतलब उसमें त्याग की भावना होगी, दूसरों के लिए कुछ देने की भावना होगी कि उनके लिए कुछ कर सकें। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं और केवल पूर्व अवस्था में क्या होता था, जैसे बालक है शुरुआती अवस्था में बालक जैसे हर चीज़ को काटना, मुंह में लेना, चूसना इत्यादि क्रियाओं से खुद की संतुष्टि होती थी। इसमें जो है स्वयं की संतुष्टि तक ही उसकी खुशी सम्मिलित नहीं होती, अगले व्यक्ति की खुशी भी वो चाहता है। तो इस प्रकार से जो है फ्राइड ने 5 अवस्थाएं विकास की बताई है। और 5 अवस्थाओं का आप समय भी याद रखना, 0 से 18, फिर 18 से 3 है ना, और फिर 3 से 5, तीसरी 3 से 5 और चौथी 5 से किशोरावस्था और 5वीं किशोरावस्था से आगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि फ्राइड ने जो है वो विकास की अवस्थाएं बताई है, फ्राइड ने समायोजन का तरीका बताया है और फ्राइड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत बताया है। 3 अवधारणाएं मस्तिष्क की दी है, चेतन, अर्धचेतन या अवचेतन और अचेतन। ठीक है, तो इसी तरह से उसने व्यक्तित्व के भी 3 प्रकार बताए कि 3 प्रकार के लोग होते हैं जिनमें यह 3 प्रकार की चीज़ें हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करती रहती है। एक तो इदम, ठीक है, इदम है सुखवादी प्रवृत्ति। जैसे मान लीजिए मेरे दिमाग में आया कि चलो क्यों माथापच्ची करते हैं, छोड़ो, क्यों वीडियो बनाएं। ठीक है, काम कर रहे हैं अपने को, ऑफिस में गए, वर्क करना है, दिमाग में आ गया क्यों वर्क करते हैं, सो जाओ, आराम कर लो, मोबाइल चला लो, वो व्यक्ति आराम कर रहा है अपने भी कर लो। तो ऐसी जो आराम वाली सुखवादी जो प्रवृत्ति है वो है इदम, वो उसको पूरी तरह से पालन करेंगे तो दुनिया नहीं चलेगी। ठीक है, दूसरा है अहम। अहम का मतलब हो गया तर्क शक्ति, बुद्धि, जिसमें ये तर्क आता है कि नहीं हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है कि हम ये काम करें, हम जहाँ ड्यूटी पे गए हैं ड्यूटी निभाएं। ठीक है, वो कर्तव्य वाली भावना आ गई, विवेक वाली भावना आ गई, वो अहम है। और अहम और इसके बीच में लड़ाई होती रहती है। कई बार कहते हैं कि छोड़ो, जैसे मान लीजिए सुबह उठने का टाइम टेबल बनाया, सुबह उठे तो विवेक कह रहा है कि उठ जाओ, पढ़ना है, इदम कह रहा है कि नहीं सो जाओ। ठीक है, और परम अहम ये है सर्वोच्च नैतिकता, जिसमें कि किसी प्रकार का संघर्ष नहीं होता, बस करना है तो करना है। तो ये एक तरह से जैसे कांट वाला जो है ना नैतिकता वाली, कर्तव्य के लिए, तो इस प्रकार की धारणा है सुपर ईगो। तो ईगो और इड और ईगो के बीच में अक्सर जो संघर्ष है वो होता रहता है। परम अहम एक सुप्रीम अवस्था है जिसमें व्यक्ति इन दोनों से ऊपर उठ जाता है, तो वो एक सात्विक अवस्था है। और इन्हीं तीनों से मिलकर अब किसी व्यक्ति में इड की ज़्यादा भावना पाई जाती है, किसी में ईगो की भावना ज़्यादा पाई जाती है। ईगो अगर हावी रहता है तो व्यक्ति का जीवन अच्छे से चलता जाता है, परम अहम हो जाता है तो व्यक्ति सामान्य व्यक्तियों से उठकर महामानव की स्थिति में आ जाता है। तो तीनों घटकों की अंतःक्रिया का परिणाम हर बार व्यक्ति हर जगह नहीं हो सकता, कई बार इड, कई बार ईगो, कई बार सुपर ईगो। तो तीनों की घटनाओं से मिलाकर किसका वेटेज ज़्यादा है उस आधार पर व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता है। तो ये था अपने फ्राइड का। अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के साथ ही ये पार्ट समाप्त हो जाएगा। फिर एक छोटा सा पार्ट और बचेगा, वो आपको दिखा देंगे कि सिलेबस में है क्या नहीं है, तो हम उसकी खास हेडलाइन से हम देख लेंगे और इसी के साथ ही 11वीं की किताब पूरी हो जाएगी। आप कहेंगे बाकी वीडियो कहाँ है, तो आपको यूट्यूब पे आप चैनल अभी देख रहे हैं, जहाँ मेरा नाम लिखा हुआ है वहाँ पे आप क्लिक करें तो वीडियो जो ये मोबाइल है वो पूरा आपके खुल जाएगा। जैसे देखिए मैं आपको बता देता हूँ प्ले लिस्ट क्या होती है। ठीक है, जैसे यूट्यूब आपने खोला, ठीक है, तो प्ले लिस्ट बहुत सारे विद्यार्थियों को निकालनी नहीं आती है। यूट्यूब खोला मोबाइल में, फिर अपन ने यहाँ आप ऊपर सर्च में मेरा नाम सर्च कर लिया करें। ठीक है, नाम आपने सर्च कर लिया, सर्च करते ही ये ध्यान रखें सब्सक्राइब किया हुआ ज़रूर आप देख लें, लाल नहीं आ रहा हो इसको। फिर ये नाम पे आप क्लिक करेंगे, जीके लिखा हुआ ना वहाँ पे, तो ये चैनल खुल गया। अब यहाँ पे प्ले लिस्ट लिखा हुआ है 3 नंबर पे, आप देखिए प्ले लिस्ट, तो प्ले लिस्ट पे जो है क्लिक किया, ये प्ले लिस्ट आ गई। अब इसमें क्या है, जैसे शिक्षा मनोविज्ञान, तो इसके 22 वीडियो है जिसमें कक्षा 11 पूरी करवा रखी है। राजस्थान जीके
इसमें 40 वीडियो जिसमें 6 से 10 तक की किताबें हैं। तो इस तरह से आप अलग अलग ये 10-15 प्ले लिस्ट है, तो आपको जो इच्छा हो, जैसे रीट के जियोग्राफी के टॉपिक है, टेस्ट सीरीज़ है, तो वो जो इच्छा हो आप उसको किसी भी चैनल की प्ले लिस्ट को आप इस तरह से देख सकते हैं। कम्युनिटी में कुछ पोस्ट करते हैं वो होती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।